नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास व्यक्तिगत विकास और मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख हैं और हम मिलकर इनकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का मिशन एक बहुत ही आम सी आदत को समझना है। कौन सी आदत? कि हम अपनी कमियों और गलतियों पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं और अपनी जो ताकतें हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अरे ये तो बहुत ही रिलेटेबल बात है। सोच कर देखिए, अगर किसी को 1 मिनट दिया जाए कि अपनी ताकतें लिखो और फिर 1 मिनट अपनी कमजोरियां। हाँ, तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कमजोरियों वाली लिस्ट लंबी होगी। हम अपनी गलतियों को सुधारने में ही लगे रहते हैं। और ये सिर्फ हमारी आदत नहीं है। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो भी दशकों तक इसी ढर्रे पर चलता रहा। सही बात है। सारा ध्यान इस पर था कि इंसान में क्या गलत है। बीमारियां, उनके लक्षण, उनका इलाज, सब कुछ समस्याओं के आसपास ही था। लेकिन 0 से +5 तक कैसे जाना है, इस पर ज्यादा बात नहीं होती थी। पर फिर शायद 90s के आखिर में एक बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। 1998 में मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने अपने एक भाषण में कहा कि मनोविज्ञान का काम सिर्फ टूटी हुई चीजों को ठीक करना नहीं है। अच्छा। इसका काम उन चीजों को समझना और पोषित करना भी है जो हमें मजबूत बनाती हैं, खुश बनाती हैं। और यहीं से पॉजिटिव साइकोलॉजी की लहर शुरू हुई, जो हमारी ताकतों यानी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देती है। एकदम सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये चारित्रिक गुण आखिर हैं क्या, इन्हें पहचाना कैसे जाता है, और सबसे जरूरी ये हमारी जिंदगी, खासकर हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कमजोरियों पर इतना ध्यान देते ही क्यों हैं? हाँ, इसका कोई कारण तो होगा। इसका एक कारण तो हमारे विकास मतलब एवोल्यूशन से जुड़ा है। हजारों साल से इंसान का दिमाग खतरों को पहचानने के लिए बना है, सर्वाइवल के लिए। हाँ, कौन सी आवाज खतरे का संकेत है, कहाँ खाना नहीं मिलेगा, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और हमारी परवरिश भी तो कुछ ऐसी ही होती है। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता है तो सबसे पहले नजर उस विषय पर जाती है जिसमें नंबर कम है। बिल्कुल। ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू में भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये आदत बहुत गहरी है। बहुत गहरी। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी कमियों को ठीक करने में लगे रहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे तक ही पहुंच पाते हैं। असली विकास और उत्कृष्टता तब आती है जब हम अपनी स्वाभाविक ताकतों को पहचान कर उन्हें और निखारते हैं। तो फिर इन कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स या चारित्रिक गुणों को परिभाषित कैसे किया गया? मतलब क्या ये टैलेंट या स्किल जैसी ही कोई चीज है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें फर्क है। मेरे मन में हमेशा ये आता है कि जैसे मूल्य मतलब वैल्यूज वो हैं जो हम मानते हैं, और ताकत वो है जो हम करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ा फर्क है। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि ताकतें हमारे मूल्यों का व्यवहारिक रूप है। अच्छा, एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। अगर ईमानदारी आपका एक मूल्य है तो सच बोलना और निष्पक्ष रहना आपकी ताकत है। और ये टैलेंट और स्किल से भी अलग है। वो कैसे? देखिए, टैलेंट एक स्वाभाविक झुकाव है। जैसे कोई संगीत में प्रतिभाशाली हो सकता है, वो एक कच्चा माल है। ठीक है। स्किल वो है जिसे हम सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना। लेकिन ताकतें हमारे चरित्र का हिस्सा है। ये सोचने, महसूस करने के वो सकारात्मक तरीके हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। मतलब जब हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि हम असली हैं, हम वही कर रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं। बिल्कुल। और शोध भी यही कहता है कि इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में एक दिशा मिलती है। ठीक है, तो अगर हमें अपनी ताकतों को पहचानना है तो कहीं से तो शुरू करना होगा। मैंने सुना है कि एक VIA नाम का टेस्ट या मॉडल बहुत मशहूर है। आखिर वो है क्या? हाँ, VINE वैल्यूज इन एक्शन क्लासिफिकेशन इसका सबसे मशहूर मॉडल है। क्रिस्टोफर पीटरसन और मार्टिन सेलिगमैन ने इसे बनाया था। उनका मकसद था एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य की हैंडबुक तैयार करना। बीमारियों की नहीं, बल्कि अच्छाइयों की। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दुनिया भर की संस्कृतियों का अध्ययन करके 24 ऐसी ताकतों की पहचान की जो लगभग हर जगह अच्छी मानी जाती हैं। 24 ताकतें? ये तो काफी लंबी लिस्ट है। इसीलिए उन्होंने इन 24 ताकतों को 6 बड़े सद्गुणों वर्चूज में बांटा है। अच्छा। आज की बातचीत के लिए 3 सबसे जरूरी सद्गुणों को समझते हैं। पहला है मानवता, जिसमें प्यार और दया जैसी ताकतें आती हैं। ठीक है। दूसरा है संयम, जिसमें माफी और आत्मनियंत्रण शामिल है। और तीसरा है उत्कृष्टता, जिसमें कृतज्ञता
और उम्मीद जैसी ताकतें हैं। और इसी मॉडल में सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का भी जिक्र आता है। वो क्या है? सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स इन 24 में से वो 5-7 ताकतें हैं जो आपके व्यक्तित्व का सबसे मुख्य हिस्सा है, आपकी पहचान है। उन्हें पहचाने कैसे? 3 आसान तरीके हैं। ये आवश्यक महसूस होती हैं, मतलब इनके बिना आप नहीं है। इनका इस्तेमाल करना सहज, मतलब एफर्टलेस लगता है। और तीसरा? और सबसे जरूरी, ये ऊर्जादायी होती हैं। इन्हें इस्तेमाल करके आप थकते नहीं बल्कि और चार्ज अप हो जाते हैं। वाह, मतलब अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को जानना एक तरह से अपने सुपर पावर को जानने जैसा है। बिल्कुल। VI तो व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर क्या प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कोई ऐसा ही मॉडल है? शायद गैलप के काम का जिक्र था। हाँ, डोनाल्ड क्लिफ्टन ने गैलप में क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर बनाया, जो खास तौर पर वर्क प्लेस पर केंद्रित है। अच्छा। उनका मानना था कि लोगों को उनकी कमजोरियों पर ट्रेनिंग देने से बेहतर है कि उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारा जाए। उनकी परिभाषा थोड़ी अलग है ना? हाँ, उनके अनुसार ताकत बराबर प्रतिभा प्लस ज्ञान और कौशल। मतलब एक स्वाभाविक प्रतिभा, जैसे लोगों से आसानी से जुड़ जाना। उसे जब आप नेटवर्किंग के ज्ञान और अभ्यास से मिलाते हैं तो वो एक मजबूत ताकत बन जाती है। एकदम सही। इस मॉडल में 34 प्रतिभाओं को 4 समूहों में बांटा गया है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसिंग और एग्जीक्यूटिंग। तो दिलचस्प बात यह है कि दोनों मॉडल एक ही चीज को अलग अलग लेंस से देखें। VAI हमारे चरित्र पर फोकस करता है, आप कौन हैं, जबकि क्लिफ्टन हमारे काम पर, आप क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। और एक तीसरा मॉडल भी था, शायद बच्चों से जुड़ा हुआ। हाँ, द सर्च इंस्टीट्यूट के 40 डेवलपमेंटल एसेट्स, वो बच्चों और युवाओं पर केंद्रित है कि कौन सी बाहरी और आंतरिक चीजें उन्हें कामयाब बनाती हैं, जैसे परिवार का समर्थन और सीखने की ललक। तो हमारी ताकतें बस एक लिस्ट नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखती हैं। ये समझ अब बहुत साफ हो गई है। अब चलिए कुछ खास पारस्परिक गुणों पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत क्षमा यानी फॉरगिवनेस से करते हैं। क्षमा, ये VII मॉडल के संयम सद्गुण का हिस्सा है और इसे लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। जैसे कि क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की गलती को जायज ठहरा रहे हैं या उसे भूल रहे हैं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आप बदला लेने या मन में कड़वाहट रखने के बोझ को खुद पर से उतार रहे हैं। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए एक तोहफा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? अगर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो तो क्या उसे माफ कर देना एक तरह की कमजोरी नहीं है? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसीलिए स्रोत 2 तरह की क्षमा में फर्क बताते हैं। अच्छा। पहली है निर्णयात्मक क्षमा, मतलब आपने सोच समझकर बदला न लेने का फैसला किया है। आप उस व्यक्ति से सामान्य व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मन में गुस्सा या दर्द बाकी है। हाँ, और दूसरी है भावनात्मक क्षमा, जो असली क्षमा है। उसमें क्या होता है? उसमें आप धीरे धीरे उन नकारात्मक भावनाओं की जगह सकारात्मक भावनाएं, जैसे सहानुभूति या करुणा ले आते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन मानसिक शांति इसी से मिलती है। मुझे हिंदी फिल्म डोर याद आ रही है। हाँ, वो इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। जब जीनत आयशा को माफ करती है तो वो सिर्फ एक जान नहीं बचाती, बल्कि खुद को भी नफरत की कैद से आजाद करती है। और इसके फायदे तो जाहिर हैं, कम तनाव, कम चिंता और बेहतर सेहत। अब दूसरे गुण पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता उत्कृष्टता सद्गुण का हिस्सा है और ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। तो क्या है? यह जीवन में मिली अच्छी चीजों को पहचानने और उनकी सराहना करने की एक गहरी भावना है। शोध तो ये भी बताते हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो ज्यादा आशावादी होते हैं और उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। बिल्कुल, और इसे जीवन में उतारने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जिसे कृतज्ञता भेंट या ग्रैटिट्यूड विजिट कहा गया है। ये क्या होता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक पत्र लिखते हैं जिसने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला हो और बताते हैं कि आप उनके कितने आभारी हैं। और फिर उनसे मिलकर वो पत्र उन्हें पढ़कर सुनाते हैं। हाँ। अरे वाह, ये सुनने में इतना भावनात्मक लग रहा है। यकीनन ये बहुत मुश्किल होगा, पर इसका असर भी बहुत गहरा होता होगा। बहुत गहरा। अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसा करने वालों की खुशी का स्तर कई हफ्तों तक बढ़ा रहता है। चलिए अब दयालुता यानी काइंडनेस की बात करते हैं। ये मानवता सद्गुण का हिस्सा है। हाँ, दयालुता का मतलब है दूसरों की भलाई की चिंता करना, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल। इसी से जुड़े 2 और गहरे शब्द हैं, करुणा यानी कंपैशन और परोपकार, अल्ट्रुइज्म। हाँ, करुणा का मतलब है
किसी के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा रखना, और परोपकार है उस इच्छा पर अमल करना। और लिखो में एक बात थी कि जो लोग परोपकारी होते हैं उनमें 3 गुण खास तौर पर पाए जाते हैं। समानुभूति, हाँ। नैतिक तर्क और सामाजिक जिम्मेदारी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दयालुता एक 2 तरफा रास्ता है। हाँ, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। इसे हेल्पर्स हाई भी कहते हैं। तो दूसरों की मदद करके हम असल में खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारा आखिरी गुण है समानुभूति यानी एम्पैथी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, खासकर आज की दुनिया में। लोग अक्सर इसे सहानुभूति यानी सिंपैथी से कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों में क्या फर्क है? फर्क बहुत गहरा है। सहानुभूति में आप किसी के लिए बुरा महसूस करते हैं, आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं, ओह तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन समानुभूति में आप किसी के साथ बुरा महसूस करते हैं, आप उसके स्तर पर आकर उसके साथ उस भावना को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये कनेक्शन बनाने के बारे में है। ये गुण डॉक्टर, टीचर, मैनेजर जैसे पेशों में तो बहुत ही जरूरी होगा। बहुत जरूरी। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन कर्मचारियों के प्रबंधक समानुभूतिपूर्ण होते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और काम से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन इसकी एक चुनौती भी है ना। हाँ, लगातार दूसरों की भावनाओं को महसूस करना थका देने वाला हो सकता है, जिसे एम्पैथी फटीग कहते हैं। इसलिए स्वस्थ सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार ये है कि अपनी कमियों पर काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली तरक्की और खुशी का रास्ता अपनी स्वाभाविक ताकतों को पहचानने, उन्हें अपनाने और उनका भरपूर इस्तेमाल करने से खुलता है। हमने देखा कि VIA और क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर जैसे मॉडल हमें अपनी इन ताकतों को समझने का एक ढांचा देते हैं। और फिर हमने क्षमा, कृतज्ञता, दया और समानुभूति जैसे गुणों पर बात की, जो न सिर्फ हमारे रिश्तों में मिठास घोलते हैं बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत समान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है, इन्हें अभ्यास से सीखा और मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल, एक मांसपेशी की तरह। आप जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। ये कोई रहस्यमयी शक्तियां नहीं है, ये छोटे छोटे चुनाव हैं जो हम हर रोज करते हैं। तो इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर किसी को अपनी सबसे स्वाभाविक और ऊर्जा देने वाली सिग्नेचर स्ट्रेंथ की पहचान करनी हो तो वे अपने रोजमर्रा के कामों को किस नए नजरिए से देखेंगे, और उस एक ताकत को जानकर वे अपनी किसी मौजूदा चुनौती का सामना कैसे एक अलग तरीके से कर सकते हैं।